हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। मतलब मैंने आज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी कैसे है, इसका एक फॉर्मेट है। वैसे मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई हैं। आप अगर एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहते हो तो आप वो वीडियोस को देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर मोस्टली जैसे सम्स हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, कैसे हमने उसे एडजस्ट करना है, होपफुली मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो सम मेरे साथ करेंगे आज आप भी। देयर आर 2 या 3 सम्स मैं आज आपको करवाऊंगा जिसमें मैंने वो सारी एडजस्टमेंट्स को कवर करना है जो आपके हर एक सम में मोस्टली आ सकती हैं और आपको समझनी ज़रूरी है। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। लेकिन अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें, ये सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ईजियर सम, इसके थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा हाई होगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा जिसमें आपको डिटेल में जाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने करना क्या है, जो भी एडजस्टमेंट है ये आपके सामने फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी डिटेल में बना दिया है। इसी फॉर्मेट में आपको मैं आज सम करवाने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है पेपर में आप फॉर्मेट नहीं भी बनाओगे, आपको बस समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ पे बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये मेरे पास सम है। मैं इस सम को देखने से पहले ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वजह से यहाँ पे टिक लगा लूँगा। अब डिविडेंड जो होता है मोस्टली कब मिलता है, जब आपके शेयर्स हों। तो शेयर कैपिटल के ऊपर टिक लगा लेना है आपने सबसे पहले। और नेक्स्ट, इनकम टैक्स जो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स के अंदर आएगा उसके ऊपर टिक लगा लेना है, ताकि जब मैं इस पॉइंट के ऊपर पहुंचूं तो मुझे पता चल जाए कि एक एडजस्टमेंट इसकी है। चलिए, अब करते हैं हम स्टार्ट। तो मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे शेयर कैपिटल, जिसके ऊपर डिविडेंड भी है। ज़रूरी है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी हो सकता है लेकिन मेंशन होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक कैपिटल है। ध्यान क्या देना है सबसे पहले कि 15 से 16 यानी या ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। ठीक है, अब प्रीवियस से करंट जाना है, यानी हमने देखा कि 150 से 2 लाख हो गया, यानी हमने शेयर्स को इशू किया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि शेयर से इशू किया है। इससे भी पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि इस स्टेप को भी करने से पहले अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जैक्ट आंसर भी जानना है कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, वो भी आप पता कर सकते हो। तो मोस्टली सबको आता भी होगा, अगर आपको कोई किसी को नहीं भी पता तो देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऊपर से शुरू करने के बजाय आपने उठाना है कैश, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में हमारे पास होता है कैश का एक कॉलम, जिसमें एक होता है, ये है क्लोजिंग कैश, ठीक है, और एक होता है ओपनिंग कैश। वो आप सबको ध्यान देना है, ये है एंड वाला और ये है ओपनिंग वाला। और एंड में से ओपन को माइनस करके यहाँ पे जो फिगर बनेगी उस फिगर का आंसर आपके ये तीनों एक्टिविटीज़ का मिला के आना ज़रूरी है, यानी मैच होना ज़रूरी है, तब आपकी कैश फ्लो बिल्कुल सही मानी जाएगी। यानी क्लोजिंग कैश अब कौन सा होगा, जो इस साल का होगा यानी 1 लाख, और पिछले साल का कितना है 50,000 यानी ओपनिंग कैश। तो अब ये जो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये है 1 लाख इस साल का। ठीक है, अब पिछले साल का कितना यानी ओपनिंग कितना है 50,000। आपने ये नहीं देखना ऐड क्या लिखा है, आपने एक तरीका है जिससे आंसर को पता किया जा सकता है, क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करके। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो नेट इंक्रीज कितना हो गया आपका 50,000 का हो गया, पूरी कैश फ्लो का आंसर है ये। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमने ये आंसर लेकर आना है तीनों एक्टिविटीज़ से सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद। अब बात आती है, यहाँ पे शुरू किया था हमने शेयर कैपिटल से, 150 से 2 लाख हो गया, 2 लाख का मतलब बढ़ गया 50,000 से। अब जितने का बड़ा है वो डिफरेंस ले लिया हमने 50,000। और शेयर्स जो होते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं, और इशू का मतलब क्या होता है, ऐड होना। क्यों, क्योंकि उससे हमें पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली हम उसे ऐड करते हैं, तो 50,000 यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चले जाना है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये तीनों एक्टिविटीज़ में कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास सबसे पहला ही कॉलम क्या होता है, नेट प्रॉफिट लिखना। तो 50 से 75 होने का मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो
मतलब 75,000 में से आपने 50,000 क्या किया, माइनस करने के बाद आपको पता चल गया कि 25,000 का आपको क्या होने वाला है, मतलब क्या हुआ है, दैट इज़ प्रॉफिट हुआ है। इतना भी क्लियर हो गया। फिर आते हैं हमारे पास करंट लायबिलिटीज़। आपको याद होना चाहिए फाइनेंसिंग में करंट लायबिलिटीज़ नहीं आ सकती क्योंकि उससे हम पैसा रेज नहीं करते, इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं करते करंट लायबिलिटीज़ की। और करंट लायबिलिटीज़ का मतलब रेगुलर रूटीन जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। तो एक कॉलम बना हुआ है जो आपको याद रखना है इसमें, वो क्या है कि इंक्रीज। अब देखिए आप कहोगे कि लाइबिलिटीज़ का बढ़ना ही है, मैंने पूरे डिटेल में लास्ट वीडियो डाली हुई है, मतलब वीडियोस डाली हुई हैं इसकी, क्यों बढ़ने का कारण ऐड है और लेस है, ये सबको आपको देखना होगा वीडियो। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेकिन आपको अब ये समझना है कि जो लाइबिलिटी है उसका बढ़ना ऐड होता है, लेकिन एसेट्स का डिक्रीज होना एसेट्स का डिक्रीज होना ऐड है। मतलब एसेट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन लाइबिलिटीज़ के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। अब देखेंगे यहाँ पे 40 से 50 क्या हुए, करंट लाइबिलिटी हुई, यानी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो मैं इसका एक छोटा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटी में क्या आए हैं, बिल पेएबल आए हैं। तो बिल पेएबल को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि मैं सम वहाँ पे ऊपर लिख दूँ। तो इसका 10,000 आपके पास क्या आया, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, एक ही हुआ इसमें। फिर आता है हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स। अच्छा, मैं आगे चला गया, हमने यहाँ पे भी टिक लगाई थी, आपने ये गलती नहीं करनी, टिक लगाई तो साथ में एडजस्टमेंट कर देनी है। डिविडेंड है तो डिविडेंड इसके साथ चलते हैं। डिविडेंड में क्या था, डिविडेंड देखिए जो भी एडजस्टमेंट है उसकी दो तरफ जाना है हमने, वन साइड और टू साइड जाना है हमने। वन साइड इसकी क्या है कि शेयर कैपिटल के साथ इसको हमने ट्रीट करना ही करना है। अब डिविडेंड गया हमारे बिजनेस में से, तो जहाँ से शेयर गए वहाँ से ही डिविडेंड भी जाएगा। तो जाने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप सबको पता है, माइनस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो डिविडेंड का जाने का मतलब कैश चला गया। कितने का कैश वहाँ पे लिखा है हमने डिविडेंड के वे में, 5,000। लेकिन अब इसका दूसरा इम्पैक्ट भी तो पढ़ना है, मैंने अभी बताया। अब ये दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे पढ़ना है, ये ध्यान देनी बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। आज हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो जो भी कैश की चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट का मतलब नॉन कैश की चीज़ें लेनी हैं। तो जब हम नॉन कैश की चीज़ें लेती हैं तो नॉन कैश जितने भी खर्चे हैं उनको हमने ऐड कर देना है, और जितनी भी इनकम है उनको हमने माइनस कर देना है। तो डिविडेंड जो है वो एक नॉन कैश खर्चा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला भी हुआ है, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। तो इसका दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन ये नॉन कैश खर्चा है तो यहाँ से वो ऐड होगा, वहाँ से वो माइनस होगा, क्योंकि वहाँ पे कैश जा रहा है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस के वे में यहाँ पे कैश ऐड हो रहा है। ठीक है, इसके दो इम्पैक्ट पड़ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर आता है प्रोविज़न फॉर टैक्स। अब इसका एक मैं छोटा सा आपके पास वर्किंग नोट बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका एक छोटा सा अकाउंट ले लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का आपने लेना है। इसमें से आपको पता होना चाहिए टैक्स क्या है, एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं साथ में ही इसका टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के इसका क्लोजिंग भी लिख देता हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग आपके सामने है, 25 ओपनिंग है, सॉरी हाँ 25 ओपनिंग है और 30 क्लोजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 25,000 हो गया और 30,000 आपका क्लोजिंग हो गया। इसकी एडजस्टमेंट भी थी, तो उन्होंने कहा इनकम टैक्स पे हुआ है। अब पे होने का मतलब चला गया, यानी खर्च जिस साइड, मतलब जाने का मतलब क्या होता है कि हमने पे करना है, टू कैश लिख के टैक्स पे हो गया, कितने का, 25,000 का। अब आपने देखा कि 25 तो 25 बराबर हो गए, लेकिन 30,000 यहाँ से ज़्यादा दिखा रहा है, तो अगर ये साइड कम होती तो हमने बात अलग थी। अब ये साइड ज़्यादा है, मतलब ये साइड कम है, तो हमने लिखना है बाय प्रोविज़न, मतलब हमने जो चीज़ लिखनी है यहाँ पे वो क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना है हमने। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डालना होता है
जितना प्रोविज़न हमारा बना हुआ है। तो कितने का बना यहाँ पे 30,000, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होने वाली हैं। रिज़र्व है नहीं, प्रोपोज डिविडेंड अगर होता तो हमने उसका करंट ईयर लेना था, एंट्रीम डिविडेंड भी हमने माइनस करके लेना था, लेकिन टैक्स में जो है वो हमारा जो बना है टैक्स वो लेना है, यानी कितना है 30,000 ऐड करने को कहा गया है, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद बात आती है ये 30,000 के बाद कि ये थी एडजस्टमेंट। इसको एक तरफ तो हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ भी तो एडजस्ट करना बाकी है अभी। वो क्या है, अगर आप पूरे नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों के ऊपर यानी ऑपरेटिंग चीज़ों के ऊपर जाओगे तो लास्ट में ना हमारे पास एक चीज़ आती है जिसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड। तो एक एडजस्टमेंट हमने वहाँ पे की और दूसरी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। इसमें आएगा एडजस्टमेंट वाला और उसमें आएगा अकाउंट के लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो वाला। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखना है आपने। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ तक हो गया एसेट्स में हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। अब इसका भी कुछ हम करेंगे जो ध्यान से समझना है आपने। देखें अब समझना कैसे है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट मतलब लंबे समय वाली, जिसे हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। तो टेंजिबल फिक्स एसेट इसमें आती हैं। तो टेंजिबल के वे में आपको याद रखना है कि इसका एक अकाउंट आप बना ही लो, ज़्यादा बेटर है कि परचेज़ हुई है कि सेल हुई है, उससे आसानी से पता चल जाएगा। तो अब हमने फिक्स एसेट में हमेशा क्या करनी होती है, इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी किस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे आप खोल लीजिए एक अकाउंट, छोटा सा एक अकाउंट खोल देते हैं यहाँ पे फिर से, कौन सा, हमारे फिक्स एसेट्स का। ठीक है, तो फिक्स एसेट की नेचर क्या है, डेबिट। तो डेबिट में हमारा ओपनिंग बैलेंस चला गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है 1 लाख और क्लोजिंग है 1,05,000। 1 लाख हमारा यहाँ आ गया, 1,05,000 हमारा यहाँ आ गया, 5,000 हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ गया क्योंकि कोई और एडजस्टमेंट है नहीं। तो बात यहीं की यहीं ख़त्म हो गई। अगर बैलेंस आता इस साइड के ऊपर तो हमने लिख देनी थी, उसे मान लेना था सेल। अगर बैलेंस आया इस साइड के ऊपर तो हम उसे मानेंगे परचेज। तो टू परचेज यानी ये जो चीज़ है हमें दिखा रही है कि हमने फिक्स एसेट्स को परचेज किया है। तो परचेज करने का मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस से पैसा चला गया तो जाने का मतलब हम उसे लेस कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ये जो करंट एसेट्स हैं। मैंने अभी बताया अगर करंट लायबिलिटी हमारी ऑपरेटिंग का पार्ट है तो करंट एसेट भी तो ऑपरेटिंग का पार्ट होंगे। कैश हम कर चुके हैं, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक इन ट्रेड बाकी हैं। सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक इन ट्रेड बाकी हैं, तो इसका मतलब हम करंट एसेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो करंट एसेट के साथ उल्टा रिलेशन चलना है, जो डिक्रीज़ होंगे उसे ऐड करना है, जो इंक्रीज़ होंगे उसे माइनस करना है। तो 65 में से 75 मतलब बढ़ना, इसे हम माइनस कर देंगे। तो 10,000 का एक डिफरेंस है जिसे हम कहेंगे डेटर्स का, उसे हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक दिया हुआ है 50 से 75, ये भी हमारा माइनस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भी कितने का है, 50 से 75 का होने का मतलब 25,000 नेगेटिव जाएगा क्योंकि ये भी बड़ा है। तो एसेट का बढ़ना मतलब माइनस। टोटल कितना हो गया हमारा एसेट का, 25 और 10 दैट इज 35 क्या हुई हैं, एसेट हमारी इंक्रीज हुई हैं जो कि माइनस हो जाएंगी। ठीक है, और बिल्स पेएबल क्या हुए हैं हमारे, दैट इज इंक्रीज हुए थे, और इंक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया हमें। तो यही चीज़ें हैं जो हमने बस ध्यान में रखनी है, जिनको हमने ध्यान से करना है। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई चीज़ नहीं रह गई। हम अपना करेंगे टोटल और मैच होता है कि नहीं ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 25 और 30,000। ठीक है, सबसे पहले हम इसे कर लेंगे। अब 25 और 30,000 में हमारे पास एक और चीज़ नीचे थी मेरे ख्याल से, डिविडेंड। तो पूरी की पूरी लाइन में हमने देखा 25, 30 और डिविडेंड, ये तीनों चीज़ों का मिला के 60,000 हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है, पहले हम इसी का टोटल लिख लेते हैं।
पहले हम इसी का टोटल लिख लेते हैं, दैट इज़ 55 यहाँ पे आ गया। इसमें से जो टोटल निकल के आएगा वो हम लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज़ 5000। ठीक है, अब इन चीज़ों में से निकाल के देखिए तो 25 और 35 हमारे पास 60 हो गए। अब 60 में से 10 का चले जाना नेगेटिव दिखाएगा, ये आपको 60 में से 10 का यहाँ पे सॉरी ये नहीं, इन दो चीज़ों में करना है हमने। अब इन दो चीज़ों में हमने किया तो 25,000 नेगेटिव आ गया। ठीक है, और इनकम टैक्स तो है ही नेगेटिव, तो उसे भी यहीं पे लिख दीजिए। तो ये जितने कॉलम में हमारे पास आंसर आएगा वो देखना है। 25 और 25 50 नेगेटिव है, और पीछे कितना है 55 + 5 यानी 60 में से 50 का चले जाना, तो इसका मतलब हमारे पास 10,000 का क्या आया है, ऑपरेटिंग पॉजिटिव आ गया। आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, दैट इज़ 5000, तो मेरे पास 5000 उसका भी आंसर आ गया नेगेटिव में। ठीक है, और अब हम करेंगे फाइनेंसिंग में, दैट इज़ 50 और 50 में से 5 का चले जाना, मतलब दैट इज़ 45 हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। तो 45 + 10 दैट इज़ 55 में से 5 का चले जाना मतलब 50 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो इजी सम था। मेरे होप सो आपको मतलब मेरे जो इस तरीके से है आपको समझ आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरे फॉर्मेट के वे में आपको करवाया है, और साथ में हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट्स है ना, बस उसे ध्यान में देखना है। मतलब अब मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन लिया है, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स वाला और इम्पोर्टेंस एडजस्टमेंट वाला, कि जिसमें आपको लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो ध्यान से समझिएगा। कर रहे हैं हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट, जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो आपको अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है मतलब इतनी वीडियो को, तो आपको क्लियर तो हो गया होगा कि मैंने पहला काम क्या करवाना है, दैट इज़ एडजस्टमेंट्स को टिक करवाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। एक है इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा मैंने कहा है प्रोविज़न फॉर टैक्स। चलिए यहाँ पे भी ये तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट अब आपको करवा चुका हूँ, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। फिक्स एसेट्स के ऊपर भी आप टिक लगा सकते हो क्योंकि उसके ऊपर भी है, और एंट्री डिविडेंड मतलब शेयर कैपिटल के ऊपर आपने लगानी है, जिसे हम इशू ऑफ शेयर्स कहेंगे या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स कहेंगे। चलिए, अब मैंने आपके सामने फॉर्मेट पहले ही रेडी रखा हुआ है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है, शेयर कैपिटल में जाने से पहले भी हमने क्या किया था, कैश ले लिया था। तो अब आप कहोगे इसमें कैश तो है नहीं लेकिन बैंक है, तो इसका मतलब बैंक ही लेना है। बैंक इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो चलिए अब बैंक की ओर जाते हैं। तो बैंक में आपके सामने सबसे पहले क्लोजिंग, अब देखें 16 और 15 मतलब क्लोजिंग ये है, ओपनिंग ये है। ओ क्लोजिंग 59100 यानी 591,000 आपका क्लोजिंग है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लोजिंग लिख दिया, और ओपनिंग है 44,700। ठीक है, इतना हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल देना है, तो डिफरेंस मेरे पास आ जाता है 144 यानी 1,44,000। अब इतना आंसर मेरा तीनों एक्टिविटीज़ का मिला के आना चाहिए, दैट्स इट द ओनली थिंग। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल से हमने स्टार्ट किया। क्या हो रहे हैं, अगर बढ़ रही है अमाउंट या घट रही है, तो यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी नो निल आ जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं आया, ना वो इशू हुए हैं तो ना ही वो बायबैक हुए हैं, दोनों चीज़ें ही नहीं हुई हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अब इसमें टिक तो लगी है भाई, डिविडेंड तो करना पड़ेगा। डिविडेंड की एंट्री भी मैंने लास्ट अभी करवाई है, तो आपको क्लियर हो गई होगी कि एंट्रीम डिविडेंड की क्या क्या करनी है। एक तो डिविडेंड पेड हुआ है, तो यहाँ से वो हम क्या कर देंगे, कैश चला जाता है तो माइनस कर देंगे। लेकिन अब अगर उसकी दूसरी एंट्री देखनी है, तो डिविडेंड क्या है, दैट इज एंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो वो एक नॉन कैश आइटम है। लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है जो मैं अब समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। आप इसमें डालोगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब चलो
कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर आपने बनाया है तो ध्यान रखना है दिस इज एंटरिम डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डालना है, होना दोनों में ऐड है, आंसर आपका कभी गलत नहीं होने वाला, फिर भी आपको ध्यान रखते हुए इसमें डालना है। ठीक है जी, अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मेट डाल रहे हो, बना रहे हो तो। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या हो गई, दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, यानी ये तो एडजस्टमेंट भाई हो गई मेरी क्लियर। अब बात करते हैं जनरल रिजर्व की। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व, तो यहीं पे डालना है और कहीं नहीं करना कुछ। 9,000 से 9 लाख से 9,30,000 हो गया, यानी 30,000 का आपका बड़ा हुआ रिजर्व में आपने डाल दिया है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के बीच में। प्रॉफिट भी क्या हुआ है जी, हाँ हुआ है 2,04,000 आपकी अमाउंट चली गई है, तो 1,68,000 थी आपकी, तो इसी वजह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2,04,000 माइनस 1,68,000, तो ये नियर अबाउट आपकी क्या बन जाएगी, 36,000। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट है ये, करंट वाली नहीं है, तो नॉन करंट जितनी भी होती हैं उसमें देखिए क्या आता है, तो मोर्टगेज लोन आ रहा है, तो लोन आपका एक रेजिंग सोर्स है, एक फाइनेंसिंग सोर्स है, तो हम उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे, करंट लायबिलिटी या कुछ और मत समझ लेना। तो इसी तरीके से मोर्टगेज लोन का मतलब उधार में लिया हुआ। अब 10% भी है साथ में, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो देखने वाली है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेनली चीज़ देखें, मोर्टगेज लोन है जो क्या दिया हुआ है, 2016 दिया हुआ है, 15 का है ही नहीं। अब समझना इस चीज़ को, मोर्टगेज लोन का मतलब होता है हमने यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग है नहीं क्लोजिंग है, इसका मतलब हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोन लिया है, मतलब लोन लिया है, तो लेने का मतलब ऐड हो जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसा आया है तो हम कैश फ्लो में ऐड कर देंगे। इसके ऊपर ना अब 10% इंटरेस्ट लगना था, लेकिन ओपनिंग के ऊपर लगता है वो, लेकिन ओपनिंग अमाउंट तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये जो 10% है वो भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, लगाना था, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ओपनिंग अमाउंट नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए फिर आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, उन्होंने क्रेडिटर दिए हुए हैं, तो वो हमने बात करी थी, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो क्या कर रहे हैं वो 5,4 से 42,000 हो गए, यानी कम हो गए। अब इस चीज़ को हमने करना है ध्यान से कि क्या करना है हमने, ये देखिए यहाँ पे मेनली ये देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा हुआ है लायबिलिटीज़ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और ऑटोमेटिकली एसेट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब क्रेडिटर्स क्या हुए हैं हमारे पास, दैट इज़ कम हो गए हैं, तो कम होने का मतलब लायबिलिटीज़ में आप डालोगे, लेकिन डिक्रीज़ करोगे, डिक्रीज़ मतलब कम हुए हैं और माइनस हो जाएंगे। तो कितने का माइनस हुआ यहाँ पे आपके सामने है, 5,4 से 4,02,000 चले गए, तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट है वो आपने लिखनी है। ठीक है, 1 लाख हमारे पास जो थी अमाउंट, दैट इज़ 1,02,000। अब हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या उसका करना है। ठीक है, एक अमाउंट हमारी ये हो गई जिसे हम क्रेडिटर्स कह रहे हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोविज़न, इसका तो अकाउंट बनता है, तो चलिए मेरे साथ जल्दी जल्दी से अकाउंट बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ, आपका इजी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लीजिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट है, नेचर उसकी क्रेडिट है, तो इसलिए हमने ओपन किया उसे क्रेडिट साइड पे और क्लोज़ किया उसे डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है, इतना तो आप सबको क्लियर हुआ है। ओपनिंग उसका 2,25,000 है, जबकि उसका क्लोजिंग है 30,000, और इसके ऊपर टिक लगने का मतलब है कि अब देखना ज़रूरी है कि ये तो प्रोविज़न दिया हुआ है। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखने वाली, हमने वहाँ पे पढ़ा था टैक्स मेड, टैक्स पेड, तो इसलिए हमने पे वाला इधर लिखा था। अब जो आंसर हमने पिछली बार निकाला था वो आंसर इस बार दिया हुआ है कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रोविज़न हमें मेड करना है। सो इट मीन्स 27,000 आपका प्रोविज़न मेड हुआ पड़ा है,
अब जो आंसर आएगा वो यहाँ पे जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज टैक्स पेड, दैट इज टू कैश टैक्स पेड हुआ है, जिसे हम कह देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड यानी सॉरी बैलेंसिंग फिगर। ये जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, दिस फिगर इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाएगी, टैक्स की फिगर कहलाएगी जो हमने इस बार पे करा। तो इसमें से डिफरेंस मैंने निकाला तो मेरे पास 2,22,000। अब एडजस्टमेंट वैसे की वैसी करनी है, एक इस चीज़ को लेना है और एक इस चीज़ को लेना है, ठीक है। इसे हमने कहाँ लिया था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं अब करवाने वाला हूँ कि पिछली बार हमने क्या किया था, इस बार हमने क्या करना है। तो ये देखिए, पिछली बार हमने जो प्रोविज़न का आंसर निकाला था उसे यहाँ पे लिया था, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है ये आंसर आया था हमारा, इस बार हमें आंसर नहीं, हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और जो आंसर हमने निकाला है वो ये था, पिछली बार ये गिवन था वो आंसर था, इस बार वो गिवन है ये आंसर हमने निकाला है, दैट इज 2,22,000। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट्स बहुत 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 ध्यान से करने वाली होती हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है प्रोविज़न फॉर टैक्स की, दो एडजस्टमेंट इसकी भी हमने कर दी, काम खत्म। चलिए आगे एसेट्स में है, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट है, इसका भी अकाउंट जल्दी से खोल लीजिएगा ताकि हम आसानी से इसे भी समझ सकें। तो चलिए फिक्स एसेट का अकाउंट मैं यहाँ पे आपको खुलवा देता हूँ। फिक्स एसेट की नेचर क्या है, दैट इज़ डेबिट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने वाला है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास फिक्स एसेट है 12 लाख की ओपन है और 9,60,000 की क्लोजिंग है। चलिए ये हमने कर दिया ख़त्म, यहाँ पे इतना तो कर लिया। बात आती है एडजस्टमेंट की और देखिएगा, एडजस्टमेंट इस चीज़ की देखिएगा कि फिक्स एसेट की अमाउंट जो 30,000 की थी उसे हमने सोल्ड कर दिया। अब कॉस्ट दी है, ये ध्यान रखना है कि ये परचेज नहीं है, ये कॉस्ट है, इसीलिए इसे नहीं लेना, ये इग्नोर करनी है, जबकि इसके ऊपर जो सोल्ड हुआ है वो लिख लेना है। सेल होती है इस साइड के ऊपर, बाय सेल लिख लेना है, दैट इज़ 36,000। अब मैं यहीं पे स्टॉप करके आपको कहूँगा कि इसे लगा लीजिए स्टार, क्योंकि ये थी एडजस्टमेंट और इस एडजस्टमेंट को हमने कैश फ्लो में भी लेके जाना है। सेल कहाँ पे लिखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट की चीज़ों में। तो चलिएगा, इन्वेस्टमेंट आपने करी है फिक्स एसेट की, कितने की, दैट इज़ अब यहाँ पे अंदर अंदर अभी लिख सकते हो कितने की हुई है, 36,000 की, ठीक है जी। अगर कोई प्लस होना हुआ तो बता दूंगा मैं, डन। चलिएगा अब सेल हुई है 36,000 की, ये दो एडजस्टमेंट मैंने साथ में ही करवा दी ताकि आपका सम गलत ना हो। अब अगर सेल हुई है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंसेप्ट क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, ये चलाना है दिमाग, ठीक है। तो 30 से 36 का बिकने का मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे खुल गया। तो प्रॉफिट इस साइड पे आता होता है तो ऑटोमेटिकली 6,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये 6,000 को भी लगा लीजिए स्टार, क्योंकि डबल एडजस्टमेंट होने वाली है, एडजस्टमेंट से ही तो निकल के आया है। तो कैश फ्लो में कहाँ जाएगा, कैश फ्लो में जाएगा, आपकी नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश इनकम है, यहाँ पे तो एक्सपेंस लिखे हैं, ठीक है। अब इनकम ये रही आपके सामने, तो नॉन कैश इनकम में आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है मुझे, उसमें से मैं उसे माइनस कर दूंगा, क्योंकि नॉन कैश इनकम्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। दो इम्पैक्ट साथ में समझ आ रहे हैं, बहुत आसान है। जिस जिस चीज़ को लिख रहे हो एडजस्टमेंट मैंने उठाई हुई है, इसका मतलब दो चीज़ों का आपने मेल रखना ही रखना है, याद रखना है इस चीज़ को। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो करके 4 चीज़ें हो गई। चलिए अब डिफरेंस निकालिएगा, पता चल जाएगा क्या होता है। जब हमने निकाला डिफरेंस तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइड ज़्यादा है, ये साइड आपके सामने देखिए ये है 12,06,000 हो गया, ये 9,60,000 में से 36 होने के बाद भी ये डिफरेंस बताएगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा ना इस साइड के ऊपर, उसे हम कहते हैं फिक्स एसेट का कम होना। मतलब बैलेंसिंग फिगर कौन सी बनेगी, डेप्रीसिएशन बनेगी, कितने की, ये रही, हो गया।
अब बात आती है डेप्रीसिएशन की, तो ये भी 2,10,000 जो आपका आंसर आया है इसका भी स्टार लगा लीजिए। एक तो यहाँ पे हो गई एडजस्टमेंट, क्लियर। और दूसरी एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है जो ऐड होता है, तो 2,10,000 यहाँ से ऐड हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, जिसमें से 3 चीज़ें निकली हैं, एक सेल उसकी डबल एडजस्टमेंट, एक प्रॉफिट उसकी डबल एडजस्टमेंट, और जो बैलेंस आया वो डेप्रिसिएशन के वे में आया उसकी डबल एडजस्टमेंट। मेरे ख्याल से ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट की, तो उसका भी अकाउंट ज़रूर खोलिएगा तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल देता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की नेचर भी डेबिट क्रेडिट है। 1,80,000 आपका ओपन आ जाएगा, ठीक है, और 1,50,000 आपका क्लोजिंग आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा ये, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा ये, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आती है इन्वेस्टमेंट में, ये देखिए ये है कॉस्ट, इसे नहीं लेना, मैंने पहले बताया हुआ है कॉस्ट नहीं लेनी। लेकिन अब सोल्ड हुआ है, इसका भी वही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी बताया है आपको, कि ये जो बिकी है, सबसे पहले बिकने का मतलब है कि सेल तो हुई है। बाय सेल लिख के, या बैंक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 5,000 जो आपने लिख लिया, इसी का ही दूसरा इम्पैक्ट पढ़ने दो जल्दी से। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ जाएगा ये भी बता दीजिए आप जल्दी से। दूसरा इम्पैक्ट है मेरे पास ये रहा, इन्वेस्टमेंट में पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या करी है, सेल करी है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। तो ये तो अब बाहर लिख सकते हो आप, क्योंकि ये तो अकेला रह गया। इन्वेस्टमेंट की कितने की हुई है, 25,500 की, डबल इम्पैक्ट पड़ गया दोनों का। चलिए इसके अलावा अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 25,000 हो गया था। अब बात आती है नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी चीज़, कि यहाँ से यहाँ तक जाते समय मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस हुआ, ये दूसरी चीज़ है। क्योंकि सेल हुई है तो प्रॉफिट लॉस तो होना बनता है, तो प्रॉफिट ही हुआ है, तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दीजिएगा 2। अब इससे ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, ये तो आप सबको पता है। तो P&L लिख लीजिए कितने का, दैट इज़ हमारे पास ये बनकर आया है 1,500 का, ठीक है। अब बात यहाँ पे अलग सी एक और आ जाती है, वो क्या है, डिफरेंस। पहले तो इस चीज़ की भी डबल एडजस्टमेंट बनती है, डबल एडजस्टमेंट करिएगा तो ये भी प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी वैसे लिखा था, अब ये था फिक्स एसेट का। अब मैं एक छोटी सी लाइन इसे ही काट देता हूँ, ताकि एक्सेट्रा लिखा था तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो इससे भी मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया, कितने का, दैट इज़ जो भी मेरा बना है 1,500 रुपये, वो भी माइनस हो जाएगा। अब मैं निकालूंगा जी डिफरेंस। अब डिफरेंस किस साइड पे आया इस चीज़ का, इस चीज़ को करा, तो मेरा डिफरेंस आ गया इस चीज़ के ऊपर 54,000। आप मैच कर लीजिएगा, जिसे हम अब कहेंगे टू परचेज अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। याद रखिएगा डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस आने का मतलब होता है हमारे पास परचेज, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बैलेंस आने का मतलब है डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो 54,000 आया है परचेज, इसका भी डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये डबल इम्पैक्ट का मतलब है परचेज हुई है, तो परचेज होने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये रही इन्वेस्टमेंट की परचेज, कितने की हुई है, 54,000 की, जिससे पैसा चला गया। मेरे ख्याल से इतनी अच्छी तरीके से अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ स्टॉक और डेटर की। स्टॉक की अमाउंट एसेट है, 720 से 630 हुई है। एसेट का कम होना मतलब प्लस हो जाएगा डिफरेंस, 630 से 3,65,000 हो गए, बढ़ने का मतलब माइनस हो जाएगा डिफरेंस। तो करंट एसेट ले लीजिएगा। करंट एसेट में एक है स्टॉक, एक है डेटर्स। स्टॉक की अमाउंट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि कम हुई है। तो कम कितने की हुई है, मैंने डिफरेंस को देखा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज़ 90,000, 720, 630,
माइनस हुए हैं मतलब कम हुए हैं तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, डेटर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बढ़ने का मतलब मेरे पास डिफरेंस आ गया 7,35,000 जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि एसेट के बढ़ने से हमारा कैश चला जाता है। तो ये दो चीज़ें आई हैं, इन दो का जब मैंने करा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन दो को जब मैंने करना है तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा अपनी करंट एसेट्स में। ठीक है, क्योंकि बात यहीं की यहीं आती है। देखिए यहाँ पे अब क्या किया गया है, ध्यान से समझिएगा। करंट लाइबिलिटी जो है अब वो ध्यान से नेगेटिव और नेगेटिव दो आ रहे हैं और पॉजिटिव मेरा एक आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, यानी स्टॉक की वैल्यू बढ़ने का मतलब इंक्रीज इन, मेरे पास डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो डिक्रीज इन करंट एसेट पॉजिटिव अमाउंट है 90,000 और जब मैंने इसे और इसे करा नेगेटिव नेगेटिव करा तो मेरे पास आ जाएगी 8,37,000 जो कि मेरे पास क्या है दैट इज़ लेस होने हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें लेस हुई हैं मेरे पास ये देखिएगा। एक है डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू बड़ी है जिसका मतलब 7,35,000 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में। और मेरे पास करंट लाइबिलिटी कम हुई है जिसकी वजह से 1,02,000 भी मेरा नेगेटिव जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने लिखी हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो जो चीज़ें हैं मैंने बस वर्किंग नोट बनाया, आप यहाँ पे ही लिख सकते हो इन चीज़ों को ताकि आसान रहे आपके लिए। ठीक है, आपकी एसेट एक क्या हुई है, कम हुई है, लाइबिलिटी एक कम हुई है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और एसेट भी बड़ी है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इन सबको हमने कर लिया आसानी से। अब मेरे पास बस आंसर की बारी है, तो आंसर को करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हम करते हैं अपना आंसर। तो मेरे पास जो यहाँ से सबसे पहले शुरुआत हो रही है, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस आ रहा है ना, उस चीज़ को आसानी से पहले लिख लीजिए। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2,13,000। ठीक है, जब मैंने इसे भी ऐड किया तो मेरे पास रेस्ट जो ये जो नॉन कैश सारा कुछ कर करके मेरे पास जो आंसर बनता है मतलब माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बाहर आ गया 4,15,500। ठीक है, उसके बाद इसमें से मैंने इन तीनों चीज़ों को करा तो मेरे पास जो पूरा का पूरा ये नेट टैक्स मिला मुलू के सारा का सारा जो बनता है वो मेरा नेगेटिव बनेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है डेटर्स की। तो इसलिए मैंने जब कैलकुलेशन करी तो मेरे पास 553500 नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने फाइनेंसिंग को किया, फाइनेंसिंग के बाद ये दो प्लस हुए ये माइनस हुआ तो मेरे पास 7,500 का इन्वेस्टमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बनता है हमारे पास फाइनेंसिंग का, तीनों का मैंने करा है। अब इसके पास ये 810 में से 120 चले गए तो 690 मेरे पास पॉजिटिव आ गया। एक ले लेना है 690, उसमें से 75 प्लस कर दिए और उसमें से मैंने 5,53,000 माइनस करने के बाद आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, मेन थी एडजस्टमेंट दोस्तों, बाकी करने का तरीका तो वही है, प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। होप सो आपको ये दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और एडजस्टमेंट्स आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। कैश फ्लो करने का यही एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, आसान मैंने होप सो आपको बना दिया होगा, समझा दिया होगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।